हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ WWW सीरीज का पार्ट 3, जिसमें कि हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और कुछ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करा था अपने करंट अफेयर्स को, तो उसमें से आज हम पार्ट 5 देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर करंट अफेयर्स। तो आज हम देखेंगे स्पेस एक्स ड्रैगन क्या है, कोवैक्सीन के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं एक वैक्सीन की, टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। फिर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं कोविड-19 के लिए, तो ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोविड-19 के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जा रही है वो एक्चुअली में होती क्या है और कैसे इफेक्टिव रहती है कोविड-19 को हराने में। फिर हम जानेंगे कुछ और फैक्ट्स, सत्यभामा पोर्टल क्या है, अर्जुन रोबोट क्या है, इसके बारे में जानेंगे और अनन्या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे कैथरीन सुलिवन के बारे में, जो कि एक नासा की एक्स एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक वीडियो में। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आए वीडियो तो आप बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेस एक्स ड्रैगन के बारे में, जो कि मई के लास्ट वीक में अमेरिका से उड़ा था और पहुंच गया जून के फर्स्ट वीक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, सक्सेसफुली डॉक हो गया था। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड के स्पेस प्रोग्राम के प्रोग्रेशन में। ये है स्पेस एक्स, जो कि एक कंपनी है अमेरिका की, प्राइवेट कंपनी है जो कि हॉथरॉन कैलिफोर्निया में बेस्ड है। और इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है, यह बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, इलॉन मस्क हैं इसके फाउंडर एंड सीईओ। बेसिकली इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, जो कि एक गाड़ियां बनाती है कंपनी, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत फेमस है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि कैलिफोर्निया में बेस्ड है। तो ये कंपनी फाउंड की गई थी 2002 में इलॉन मस्क द्वारा, जिसका एम जो ये स्टेट करते हैं वो है टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन स्पेस, जो स्पेस में जो कॉस्ट है उसको कम करना। और अल्टीमेट एम जो कि ये प्रोजेक्ट करते हैं इस कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स, ये मार्स पे अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, ऐसा इनका एम है स्पेस एक्स का। तो इन्होंने पहले एक ड्रैगन 1 कैप्सूल यूज कर रहे थे। बेसिकली ये क्या था, रीयूजेबल कार्गो स्पेस का। तो रीयूजेबल का मतलब है जो रॉकेट जिससे लॉन्च होता है, इसको जब ये वापस आता है अर्थ पे, जब गिरता है सी में, तो इसको रीयूज किया जा सकता है, मॉडिफाई करके दोबारा से उस रॉकेट को यूज किया जा सकता है। तो ये रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। कार्गो मतलब इससे कुछ सामान भेजा जाता था स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए। तो उस स्टेशन की रिपेयर के लिए, उनकी सब रेगुलर सप्लाईज के लिए इस ड्रैगन 1 को यूज करता था ये स्पेस एक्स। और बेसिकली ये नासा द्वारा कोलैबोरेशन करके भेजा जाता था सामान। और ये पूछा जा सकता है ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल। तो जैसे हमारा PSLV या GSLV लॉन्च व्हीकल्स हैं, तो इस कैप्सूल को जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज होता है वो है फैल्कन 9। तो फैल्कन 9 भी पूछा जा सकता है आपसे कि फैल्कन 9 क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है जो कि स्पेस एक्स का है। तो ये फर्स्ट यूज किया गया था 2010 में। रीयूजेबल सप्लाई कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो भेजने के लिए। फिर इन्होंने उसको मॉडिफाई करके क्रू ड्रैगन, जिसको बोलते हैं ये लोग, ड्रैगन 2 बनाया। क्रू ड्रैगन यानी कि ह्यूमन रिलेटेड कैप्सूल था, जिसके अंदर की 7 लोगों तक भेजा जा सकता था एक बारी में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक साथ 7 लोगों को एक ही कैप्सूल के अंदर, रॉकेट के अंदर भेजा जाए। तो पर पर्सन कॉस्ट जो है हमारी ट्रेवल की स्पेस में, वो आप देख सकते हैं कि कितनी आसान हो जाएगी। इससे पहले जनरली यूएसए क्या करता था, जो अपने एस्ट्रोनॉट भेजता था स्पेस में, वो जनरली रशियन एक कैप्सूल है सोयूज, SOYUZ, उसके थ्रू भेजा करता था, ये रशियन व्हीकल के थ्रू। अब ये प्राइवेटाइजेशन होने से ये इस ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू भेज सकता है, और इन्होंने भेजी भी है अभी। तो ये पहली फ्लाइट ड्रैगन 2 जो की है
जिसको कि स्पेस एक्स ड्रैगन कह रहा हूं मैं, उसकी पहली फ्लाइट की गई 30 मई 2020 में, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कहां से उड़े थे ये? नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से भेजा गया। कैलिफोर्निया आपका वेस्ट कोस्ट पे है अमेरिका के, और फ्लोरिडा जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है। तो ये फ्लोरिडा से भेजा गया। फिर एस्ट्रोनॉट्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से 2 लोग थे, जबकि 7 लोग जा सकते थे, सिर्फ इन 2 लोगों को भेजा गया अभी। तो ये थे बॉब बेनकिन एंड डग हर्ली। तो ये दोनों आप नाम याद अच्छे से कर लीजिए, बॉब एंड डग ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में, नहीं तो पूरा नाम आप याद करेंगे तो और भी अच्छा है, बॉब बेनकिन एंड डग हर्ली। तो इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया इस क्रू मॉड्यूल में स्पेस एक्स के, ठीक है, जिसको कि कहा गया है क्रू स्पेस एक्स ड्रैगन। अब हम इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं थोड़े से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इट इज अ हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो एक हैबिटेबल है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं और ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? बेसिकली अर्थ के अराउंड एक सेंटर्ड ऑर्बिट है, जिसकी की हाइट सिर्फ 2000 किलोमीटर और लेस होती है। तो 2000 किलोमीटर से कम जितने भी ऑर्बिट हैं वो हैं लो अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में। तो ये जो स्पेस स्टेशन है अराउंड 600-650 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है। तो बेसिकली ये 650 से 700 किलोमीटर की ऑर्बिट है, जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि घूम रहा है अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये बेसिकली कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इन नेशंस का, नासा का अमेरिका की, रॉस्कोमॉस रशिया की, जैक्सा जापान की, ईएसए यूरोप की एंड सीएसए कनाडा। तो ये 5 कंट्रीज का बेसिकली ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट कंटिन्यूअसली रिसर्च कर सकें स्पेस के अंदर रहकर। तो ये एक स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी है बेसिकली, और एवरेज ऑल्टीट्यूड इसका रहता है अराउंड 400 किलोमीटर। तो 600-650 इसका अपर पॉइंट हो सकता है, और एवरेज जनरली 400 किलोमीटर अबव सरफेस है। और ये बेसिकली विजिबल है, अगर आपका स्काई क्लियर है तो ये आप देख सकते हो। इनकी एक ऐप भी बनाई है नासा ने, जिसके थ्रू आप लोकेट कर सकते हो कि आपकी सिटी के ऊपर से कब जाएगा, और आप इसे नेकेड आई से एक स्टार की तरह देख सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी शूट की थी अभी जुलाई में ही, तो इसके साथ मैं आपको वो एक वीडियो भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा पार्ट दिखा दूंगा, जिसके के अंदर आप देख सकते हैं स्पेस स्टेशन को मूव करते हुए, जो कि एक स्टार की तरह लगेगा आपको। बहुत ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ये स्पेस में, जो आप देख सकते हैं आफ्टर सन एंड द मून। तो मैं आपको वीडियो भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आइसिस ऑर्बिट इज रफली 93 मिनट्स। तो बेसिकली ये एक दिन में 15.5 चक्कर लगा लेता है अर्थ के। तो स्पीड आप इसी से कर सकते हैं कितना तेज ये चलता है, 93 मिनट्स में पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेता है। और इसका पहला कंपोनेंट स्पेस में लॉन्च किया गया था 1998 में, और इसको जोड़ने में 2 साल लग गए। और पहला एस्ट्रोनॉट जो इसके अंदर गया था वो गया था ईयर 2000 के अंदर। तो 2000 से 2020 हो गया, 20 साल हो गए हैं जो इसके अंदर एस्ट्रोनॉट एक रह रहा है और रिसर्च कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रशियन पार्ट है, एक अमेरिकन पार्ट है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बहुत अलग अलग कंट्रीज से भी आते हैं और इसके अंदर आके रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रैगन बेसिकली यहाँ आइसिस पे पहुंचने का एक पहला स्टेप है ये। इसके बाद इनका प्लान है इसको मून पे ले जाने का, और अल्टीमेट एम इनका वही है, कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। इसके थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप से नासा मार्स तक पहुंचना चाहता है और इसकी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहता है फॉर द स्पेस ट्रेवल, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूज स्पेस एक्स ड्रैगन पे। अब आते हैं अगली न्यूज पे, कोवैक्सीन के बारे में। ये आपने बहुत सुना होगा। तो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट फ्रॉम इंडिया गेट द DCGI अप्रूवल फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। तो ये पहली वैक्सीन है इंडिया की जिसको कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है फेज 1 और 2 के ट्रायल कंडक्ट करने का। ये ट्रायल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए जानिए कि ये अप्रूवल मिला है DCGI से, और इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो ये किसने डेवलप की है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है, इन पार्टनरशिप विद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे।
इन तीनों ने मिलकर ये करा है। बेसिक कंपनी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? भारत बायोटेक लिमिटेड। अब इसके ट्रायल्स का अप्रूवल मिला है 12 इंस्टीट्यूट जो कि आईसीएमआर ने सिलेक्ट करे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें इनका टेस्ट किया जाएगा फेज 1 और 2 का। और इनमें से इंपॉर्टेंट है एम्स दिल्ली, एम्स पटना और एक रोहतक में जो पीजी इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेस का, वहां पे भी ये टेस्ट कराए जाएंगे। तो ऐसे 12 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे ये टेस्ट कराए जाएंगे जुलाई और अगस्त में। अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स देख लेते हैं कि अभी वर्ल्ड में एज ऑन डेट व्हेन आई स्पीक 144 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रही है। 144 वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं जिन पे रिसर्च चल रही है वर्ल्ड में। तो इनमें जान लेते हैं जो सबसे आगे हैं रेस में वर्ल्ड ओवर, वो देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला तो कोवैक्सीन हो गया। वर्ल्ड में देखते हैं कि कौन आगे चल रहा है। तो सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्विकेस्ट जो उम्मीद है हमें आने की वैक्सीन की कोविड-19 की, सितंबर तक जो कहना है कि इसका पूरा हो जाएगा ट्रायल, वो है CHAD OX1 nCoV-19। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिए और ये फेज 2 और 3 तक पहुंच गए हैं और इसके रिजल्ट्स अभी तक बहुत एनकरेजिंग है और इसकी आगे जल्दी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है वर्ल्ड को। और अमेरिका और यूके और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका से डील तक कर ली है कि हमें ये वैक्सीन दी जाएगी और इन्होंने एक तरह से पहले से ही बाय कर ली है वैक्सीन को, जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जा चुकी है, जबकि ये अप्रूव भी नहीं हुई अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी है और कितनी जल्दी इसके आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पार्टनरशिप की गई है कि इंडिया में बनाई जाएगी ये वैक्सीन अगर ये सक्सेसफुल होती है, और ये ऑलरेडी बननी भी शुरू हो गई है इसकी डोसेजेस। अगली देख लेते हैं, मॉडर्ना थेरेपेटिक्स यूएसए की एक वैक्सीन है, आरएनए वैक्सीन है, ये mRNA-1273। तो ये बेसिकली आरएनए बेस्ड एक वैक्सीन है, वो है ये मॉडर्ना का पिछले महीने जब ये आई थी न्यूज़ की सक्सेसफुल चल रहा है, तो ये एक यूएस लिस्टेड कंपनी है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो इसका शेयर बहुत तेज भागा था एक ही दिन में। तो ये एक और अच्छा वैक्सीन कैंडिडेट है जो कि इंकरेजिंग रिजल्ट्स दे रहा है। अगला है जो साइनोवैक बायोटेक जो कि चाइना की कंपनी है, ये इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन है, पिकोवैक। तो इनएक्टिवेटेड यानी कि जो इनएक्टिवेट कर दिए हैं कोविड के सेल, उससे बनाई जा रही है। तो ये भी एक अच्छा हो सकती है पोटेंशियल वैक्सीन फ्यूचर में। एक फाइजर और बायोएनटेक यूएसए की कंपनी से बन रही है, BNT162। ठीक है, तो एक ये है। अब जान लेते हैं इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, वैक्सीन कैसे डेवलप होती है और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस से इसको पास होना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेटरी मतलब उसके बारे में सर्च करी जाती है, बहुत सारा खोजबीन होती है कि क्या है वायरस जो ये कॉज कर रहा है डिजीज कोई भी, तो उस वायरस के बारे में स्टडी होती है। तो इस केस में क्या हुआ कोविड-19 के बारे में केस में, चाइना ने ऑलरेडी, क्योंकि कोरोना पे बहुत टाइम से अपनी रिसर्च कर रहा था, वुहान में काफ़ी सालों से कर रहा था, तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी इस वायरस के बारे में। और ये एक्सप्लोरेटरी स्टेज बहुत छोटी होगी वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, इसका जेनेटिक सीक्वेंस तक चाइना के पास रेडी था, जो कि उसने जनवरी में ही वर्ल्ड से शेयर कर दिया था। तो ये स्टेज हमारी बहुत छोटी होगी, जो कि 2-3 साल लग जाते हैं एक्सप्लोरेट करने में वायरस के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए। तो ये स्टेज हमने बहुत छोटी कर दी क्योंकि चाइना ने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी वर्ल्ड के साथ। फिर आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है कि इसमें टेस्टिंग होती है एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, और देखा जाता है कि इसका उन एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है। रैट्स पे होती है, गिनी पिग्स पे होती है, तो जो ह्यूमन से रिलेटेड जिनका सिस्टम है वैसा ही उन पे ट्रायल किया जाता है और इफेक्ट देखा जाता है कि ये वायरस से प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही। फिर आती है थर्ड स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, यानी ह्यूमंस पे टेस्टिंग होती है सबसे पहली बात जानने वाली इसके अंदर क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में, और इसमें 3 फेज हैं। फेज 1 जो कि एक छोटे से ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है, फिर फेज 2 होती है जो कि है ग्रुप साइज में हंड्रेड्स में बढ़ा दिया जाता है, पहले 5-10 लोगों पे करते हैं स्टेज 1 में, फिर स्टेज 2 में, फेज 2 में हम करते हैं 100 लोगों पे, 200 लोगों पे, और फिर आती है फेज 3 जिसमें कि जब हम श्योर हो जाते हैं कि वैक्सीन सेफ है थोड़ी बहुत, तो हम इसमें अपना जो ग्रुप साइज है वो बढ़ा देते हैं हजारों में, 5-10 हजार लोगों पे टेस्ट करते हैं, और जो रिस्की कैटेगरी के लोग माने जाते हैं, ओल्डर पीपल पे भी, बच्चों पे भी, उन पे भी इसमें टेस्ट किया जाता है कि ये उन कैटेगरी के लोगों के लिए भी सेफ है कि नहीं। इन तीनों स्टेजेस जो कि ह्यूमन ट्रायल की स्टेजेस हैं, इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज की रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है,
और उसको रिव्यू किया जाता है और उसका अप्रूवल मिलता है कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस, ये भी फास्ट कर दिया गया कोविड की इमरजेंसी देखते हुए, और जो रिव्यू वाला स्टेज है वो भी बहुत फास्ट कर दिया जाएगा वंस ये तीनों स्टेज क्लियर कर लेती है कोई भी वैक्सीन, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कई वैक्सीन कैंडिडेट्स की। लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग, अब ये इस केस में थोड़ा है कि हमने पहले से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब इनिशियली वैक्सीन आ जाए उसके बाद हमें डिले नहीं होना चाहिए और फटाफट से हम जितने लोगों को इम्यून कर सकें, वैक्सीन इम्यूनाइज कर सकें, वो जल्दी से जल्दी हमें करना है। तो ये स्टेज पहले हो गई है कोविड-19 के केस में। तो ये बेसिकली हैं 5 स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। अब हम छोटा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो जर्म होता है जो कि एक्चुअली में वायरस है या जो भी बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा है डिजीज को, उसका एक वीकेंड फॉर्म, यानी उसकी शक्ति कम करके उसकी एक डोज बना ली जाती है और लाइव वैक्सीन होती है बेसिकली, और ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती है। लाइफ टाइम मतलब आपने एक बार लगा ली तो आपको पूरी जिंदगी में दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन एक बार इम्यूनाइजेशन काफी होती है, क्योंकि ये वीक सेल होते हैं ऑलरेडी, वो कॉज कर रहा है वायरस, उसी का वीकेंड वर्जन होता है। और ये एग्जांपल्स कौन कौन से, एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन है। तो ये है लाइव एटेन्यूएटेड। दूसरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड में जो जर्म होता है उसको मारते नहीं है हम, इसके अंदर क्या है, इनएक्टिवेटेड के अंदर जो जर्म होता है वो किल कर देते हैं हम, और उस जर्म को फिर हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं बॉडी के अंदर उस जर्म के रिएक्शन में। तो ये बिल्कुल मरे हुए जर्म्स होते हैं, बिल्कुल वीक नहीं होते, मरे हुए होते हैं बेसिकली, ठीक है। पर इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, ये पूरी लाइफ के लिए इम्यूनिटी नहीं होती और इतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसे कि लाइव जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं उसके मुकाबले, तो उसके मुकाबले वीक होती है। तो ये हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है, फ्लू है और रेबीज, ये वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं। फिर आती है सब यूनिट रिकॉम्बिटेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक पीसीस ऑफ जर्म्स लिए जाते हैं, जैसे कि जर्म में से उसके प्रोटीन अलग कर लिए जाते हैं, या शुगर अलग कर ली जाती है, या कार्पसिड अलग कर लिया जाता है, और टारगेट उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जर्म। पूरे जर्म को मारना हमारा एम नहीं होता, उसके स्पेसिफिक पार्ट जो कि डिजीज को कॉज कर रहा है, कोई प्रोटीन है जर्म का वो कॉज कर रहा है, उसको मारना एम रहता है हमारा इस टाइप ऑफ वैक्सीन के अंदर। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकॉकल डिजीज, वोपिंग कफ, ये इसके एग्जांपल है। और लास्टली है टॉक्साइड वैक्सीन, यानी कि इसमें एक हार्मफुल प्रोडक्ट जो जर्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंट्रोल करने का एम रहता है। इसके अंदर जर्म को किल नहीं करते, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको किल करते हैं। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी क्रिएट करता है जर्म के अगेंस्ट, जो कि जो पार्ट जर्म का डिजीज कॉज कर रहा है उसको मार के, उसको अटैक करके डिजीज को कंट्रोल करता है, ना कि जर्म को मार के। तो इसका एग्जांपल है डिप्थीरिया एंड टेटनस। तो ये है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो कि होती हैं। अब आते हैं हम गावी अलायंस में इंडिया डोनेट करेगा इसके अंदर। तो बेसिकली ये न्यूज़ थी कि जी पीएम मोदी ने $15 मिलियन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को डोनेट करने का प्लेज लिया है। तो गावी क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इट एम्स क्या है, इसका गावी का एम क्या है कि 8 मिलियन चिल्ड्रन सेव करने हैं, किससे, डिप्थीरिया, पोलियो एंड मीजल से। तो गावी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये वैक्सीन को, हेल्प करता है पुअर नेशंस में जहाँ पे कि ये बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इन डिजीज से। तो कोविड की वजह से क्या हुआ, ये सारी सप्लाई चेन्स जो हैं जो अफ्रीकन नेशंस या पुअर नेशंस के अंदर इस अलायंस की थोड़ी वीकेंड हो गई है, क्योंकि सारे वर्ल्ड का फोकस आ गया है कोविड पे। तो ये कोविड के अलावा जो बच्चों को इफेक्ट कर रही है डिसीजेस, उसको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। तो ये यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई थी समिट, एक वर्चुअल समिट बुलाई गई थी, उसके होस्ट थे बोरिस जॉनसन, और उसमें पीएम मोदी ने ये डोनेशन के लिए प्लेज किया है। और उन्होंने मोदी जी ने अपने स्पीच में ये भी कहा कि हम अपने जो मिशन इंद्रधनुष है वो एक एग्जाम्पल ऐसे हाईलाइट करा उस स्पीच के अंदर। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन। तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो गावी क्या है, बेसिक पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट्स भी हैं इसमें, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद गोल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्री। गरीब देशों में वैक्सीन पहुंच सकें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहां तक ये वैक्सीन पहुंच सकें, ये काम है इस अलायंस का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में।
अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष पे। मोदी जी ने हाईलाइट करा है मिशन इंद्रधनुष, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 बाय द देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो अब बीजेपी के हेड हैं, प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया था ये। इट सीक्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया, कि 90% हमें इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव करनी है इंडिया में, इसका एम है। और ये बेसन पूछा जाता है, ये पहले भी पूछा गया है, पिछले सालों में भी पूछा गया कि कौन कौन सी वो 8 डिजीजेस हैं जो इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कवर्ड हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स एंड सिवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस बी, मेनिनगिटिस एंड निमोनिया कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 8 जो हैं ये इंद्रधनुष मिशन के अंदर कवर्ड है। और कुछ कुछ जगह जहाँ कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ये केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ रोटा वायरस जो कि डायरिया को कंट्रोल करती है और जापानीज एनसीफेलाइटिस भी दी जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये बेसिकली मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। अब आपको मिशन इंद्रधनुष पूछा जाएगा तो ये वैक्सीन वाला है, इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम है। एक इंद्रधनुष और प्रोजेक्ट है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके ऊपर है। तो ये मिशन है, वो प्रोजेक्ट है। तो मिशन इंद्रधनुष इज इम्यूनाइजेशन रिलेटेड प्रोग्राम। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, पीसीआर वर्सेस एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट। ये बहुत न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि ये कोविड-19 के लिए यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया में। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि टेस्ट क्या क्या हैं ये। तो पीसीआर टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो पीसीआर की पूछी जा सकती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो फुल फॉर्म आपको याद करनी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये बेसिक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं डायग्नोस करने के लिए, जो पीपल बीमार है उनको। तो अगर कोई बीमार है तो उसका टेस्ट ये किया जाता है और तब पता चलता है कि उसको कोविड है कि नहीं है। और इसमें क्या होता है, ये आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, कि म्यूकस लिया जाता है नोज में लगा के, स्वैब या फिर थ्रोट में लगा के सलाइवा कलेक्ट किया जाता है और उससे चेक किया जाता है कि कोविड है कि नहीं है। और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आने में, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का उसको स्टडी किया जाता है। अब आते हैं एंटीबॉडी टेस्ट पे। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, जिनको हो चुका है डिजीज, उसकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई उसके बॉडी के अंदर, क्योंकि तभी वो उसको डिजीज को ओवरकम का है। तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है किसी पर्सन के अंदर। ठीक है, और ये अभी यूज नहीं किया जा रहा है करंट डायग्नोसिस में। और ये बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज देखी जाती है कोरोना वायरस की। रिजल्ट फास्ट होते हैं बट एक्यूरेसी इसकी कम है। अब आते हैं हम एंटीजन टेस्ट, जो कि है सीरो टेस्ट। आप बोले, आप न्यूज में सुना होगा सीरो टेस्ट हो रहा है, तो सीरोलॉजी के बेस्ड है एंटीजन टेस्ट। तो इनको आइडेंटिफाई करना चाहता है जिनको करंटली है अभी या हो चुका है। तो और ये बहुत जल्दी होता है, 10-15 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है। और ये उन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कि अगर आपका ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट, तो आप मोर डेफिनेटिव टेस्ट कराएंगे, आगे पीसीआर टेस्ट कराएंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेज है, जिसके बाद अगर आप ये टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो ही आपका पीसीआर टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो ये क्विक होता है बेसिकली, इसका ये फायदा है, बट इसकी एक्यूरेसी लो होती है और थ्रोट और नोज सिक्रीशन से होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो वायरस है पूरा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करता है, बट सिर्फ उसके प्रोटीन्स को स्टडी करके बता देता है कि आपको होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो ये सीरोलॉजी जो हम देख रहे हैं, सीरो टेस्ट जो बोलते हैं, जो कि जल्दी से हो जाता है, हैंडल्ड किट से हो जाता है फटाफट, ये बेसिक टेस्ट है जो कि करा जा रहा है अभी। ठीक है, और ये वेरी क्विक है बट लेस एक्यूरेट है देन पीसीआर। अब आ जाते हैं प्लाज्मा थेरेपी एंड प्लाज्मा बैंक। ठीक है, तो ये क्या है प्लाज्मा थेरेपी। अभी हम इस वीडियो में कोविड पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंट पास में। तो देख लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो ब्लड में आप जैसे कि जानते हैं 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। ठीक है, तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्लड होता है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो होता है ब्लड का, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और ये कौन से कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। अगर इसे अलग कर लें ब्लड से हम, तो उसका कलर होता है लाइट येलो। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। ये सब
बॉडी के सेल्स में ट्रांसमिट करने में काम आता है, और जो सेल्स होते हैं वो अपना वेस्ट भी प्लाज्मा में डंप कर देते हैं, इसलिए वेस्ट रिमूवल में भी हेल्पफुल रहता है। ये दो इसके फंक्शंस हैं, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स टुवर्ड द बॉडी, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल थ्रू द सेल्स। ठीक है, अब जो लोग जो कोविड से सफ़र कर चुके हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फाइट ऑफ करने में इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं उनके ब्लड में, तो उसको यूज़ करके अगर हम किसी और जो इफेक्टेड पर्सन है उसको दे दिया जाए, जो बंदा क्योर हो गया है उसका प्लाज्मा, तो उस जो बंदा इन्फेक्टेड है करंटली उसके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और अगर एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो वो कोविड को फाइट करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि जो क्योर हो गया बंदा उसके अंदर से प्लाज्मा लेके उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज इन्फेक्टेड पर्सन को क्योर कर देंगी। तो ये है कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो कि यूज की जा रही है आजकल, और ये अप्रूव हो गई है ICMR द्वारा, जो कि पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में है उनके लिए यूज की जा रही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि दिल्ली हैज ओपन इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड पेशेंट्स। कहां पे खुला है? ये दिल्ली में खुला है, और इसका नाम क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट में खुला है? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस। तो ये आप नाम याद रख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस दिल्ली में खुला है इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर फाइटिंग कोविड-19। ठीक है, अब हम फटाफट से 2-3 फैक्चुअल जो हैं वो देख लेते हैं, फटाफट से फैक्चुअल न्यूज़। सत्यभामा पोर्टल, तो श्री प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कोल्स के, माइंस के और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 3 इनको पोर्टफोलियो दिए गए हैं, प्रहलाद जोशी जी, तो ये आप याद रख लीजिए। लॉन्चेस R&D पोर्टल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक माइनिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है, उसकी एडवांसमेंट के लिए R&D पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है सत्यभामा पोर्टल। तो सत्यभामा पोर्टल रिलेटेड टू माइनिंग, आत्मनिर्भर, R&D, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी जी आप याद कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ी ट्रिक भी बताता हूँ। अगर किसी को नाम को डिफेम करने का इसमें आइडिया नहीं है, बेसिकली याद करना हमारा मोटिव है। तो प्रहलाद कौन थे? आप जैसे कि जानते हैं होलिका से रिलेटेड ये है। प्रहलाद जी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनको कि आग पे बिठाया गया था, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वो आग कोयले की थी, तो कोयले को माइन किया जाता है। तो बेसिकली प्रहलाद जोशी जी कोल से रिलेटेड है मिनिस्ट्री और माइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, ये एक स्टोरी है जो आपको याद करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है सत्यभामा पोर्टल की, ये पूछी जा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल, ये आपको याद करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। जनरली फुल फॉर्म पूछेंगे नहीं, मिनिस्ट्री जरूर पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो माइनिंग, लेकिन आप फिर भी याद रख लीजिए फुल फॉर्म इसकी। डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC द्वारा ये डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया और इंप्लीमेंट कर रहा है NIC इसका। ठीक है, और ये किस लिए है हमने जाना है, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। और इसमें क्या फैसिलिटी है, ये ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं आप इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, और उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और कैसे मिनिस्ट्री के फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो भी आप इस पोर्टल के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है कैप्टन अर्जुन रोबोट के बारे में। तो ये क्या है जान लेते हैं। ये रोबोट मैंने पिक्चर में दिखाया, ये ही है ये एक्चुअली रोबोट। ये क्या है, इंडियन रेलवे की सेंट्रल जोन ने, तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये बनाया गया, इंडियन रेलवे सेंट्रल जोन ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड अर्जुन रोबोट। अब अर्जुन की फॉर्म क्या, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। तो एक ये बनाया गया है शॉर्ट फॉर्म इसकी अर्जुन, फॉर स्क्रीनिंग, किस लिए यूज होता है, एंड सर्वेलेंस ऑफ रेलवे पैसेंजर एंड स्टाफ, तो उनको स्क्रीन करने में हेल्पफुल है, रेलवे में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं या उनका स्टाफ। और ये भी ट्रैक करता है सस्पिशियस एंड एंटी सोशल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनको ट्रैक करता है, उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर, उसके बेसिस पे उनकी मूवमेंट को ट्रैक करता है ये, और सस्पिशियस और एंटी सोशल एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करता है। और इसके अंदर ये बेसिकली रिकॉर्ड भी करता है, टेम्परेचर भी लोगों का नापता है जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, स्टाफ का करते हैं थ्रू थर्मल इमेजिंग, और जो बीमार लोग हैं उनको अलग करने में हेल्पफुल है ये। और इसके अंदर सैनिटाइजर्स भी हैं, मास्क भी, डिस्पेंसर भी है इसी के अंदर बना हुआ।
और ये फ्लोर को सैनिटाइज करने की भी फैसिलिटी है इसके अंदर, ये फ्लोर को भी साफ कर सकता है। अगला डिसइंफेक्टेंट स्प्रे अनन्या। तो ये एक अनन्या नाम का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया गया, ये देख लेते हैं। DIIT डेवलप्स डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू कॉम्बैट कोविड-19। तो ये है DIIT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा ये बनाया गया। तो इसे पूछा जा सकता है पहले तो अनन्या क्या है, ये एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है और इसको बनाया किसने है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। और ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, जो नैनो पार्टिकल्स की टर्म्स में बात हो रही है उसके लेवल पे जाके रिसर्च करके इसको बनाया गया। और इसके अंदर बेसिक बार नैनो पार्टिकल्स होते हैं और एम्पिसिलिन होती है बेसिक। और ये वर्क कैसे करता है, ये जो वायरस है कोविड का, कोरोना का, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है और उसको इनइफेक्टिव कर देता है। तो ये बेसिकली की तरह ही काम कर रहा है। उसकी जो सोप होता है वो भी ये करता है कि वायरस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देता है, तो सेल जो होता है उसका वो खराब हो जाता है, तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये भी ऐसे ही वर्क करता है। और ये वाटर बेस्ड स्प्रे है और ये 24 आवर्स प्रोटेक्शन देता है, 24 आवर्स तक उसको सैनिटाइज रखता है। आ जाते हैं हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे, कैथरीन सुलिवन। तो ये एक नासा की एस्ट्रोनॉट है, इन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया नया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, शी वॉज द फर्स्ट US वुमेन टू कंप्लीट अ स्पेस वॉक इन 1984। इन्होंने एक स्पेस वॉक की थी 1984 में और ये पहली US की वुमेन थी। और इन्होंने अब क्या कर दिया, नाउ द फर्स्ट वुमेन एंड द 5th पर्सन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस, दैट इज द चैलेंजर डीप इन मारियाना ट्रेंच। तो बेसिकली समुद्र के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच में, पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक में, चैलेंजर डीप कहा जाता है उसे। वो 11 किलोमीटर समुद्र के अंदर है, सरफेस से अर्थ के 11 किलोमीटर अंदर। ये वहां तक पहुंचने वाली पहली वुमेन और 5th ओवरऑल पर्सन बनी है उसके अंदर पहुंचने की। तो इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया इसी के साथ, एक तो ये पहली वुमेन बनी और ओनली ह्यूमन टू डू बोथ, एक लौती वुमेन ऐसी है वर्ल्ड की जो कि स्पेस वॉक भी करी जिन्होंने और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन तक भी ये पहुंची। तो देखिए कितने अलग दिशा में दोनों में इन्होंने अचीव किया है। और पहले 1984 में किया था और कितने 36 ईयर्स के बाद ये दूसरी बिल्कुल डेप्थ में पहुंच गई, ऑपोजिट डेप्थ। पहले स्पेस की डेप्थ तक पहुंची, अब ओशन की डेप्थ तक। और चैलेंजर डीप क्या है, बेसिकली इट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, जो कि है 36,200 फीट डीप इनसाइड द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक के पार्ट है ये। लास्ट टॉपिक है आज का, नासा ने नेम चेंज कर दिया है अपने हेडक्वार्टर का। तो वो नया नाम क्या रखा है, वो किस पर्सनैलिटी पे रखा है, उसके बारे में है न्यूज। तो नासा विल नेम इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग मैरी W जैक्सन। तो ये पूछा जा सकता है कि नया नाम क्या है नासा के हेडक्वार्टर का, तो मैरी W जैक्सन के नाम पे है। और ये कौन थी, द फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर एट द नासा। नासा की पहली फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर थी, जिनको कि कहा जाता है हिडन फिगर थी ये एक, जो कि इतना नाम इनका हुआ नहीं, पर ये एक हिडन जो थी, एक सपोर्ट थी नासा की, ठीक है। Who overcame rampant discrimination and gender bias to propel the agency at the dawn of space age। तो बेसिकली इन्होंने बहुत काम किया था नासा के लिए, पर ये एक हिडन जेम की तरह थी जो कि नासा के लिए काम कर रही थी। तो आजकल जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला वहाँ पे कैंपेन चल रहा है, उसी की एनवायरनमेंट को देखते हुए ये मैरी W जैक्सन नाम रखा जाएगा नासा के हेडक्वार्टर का, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि यही एक हमारा एक रिवॉर्ड है। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस सीरीज को आगे ले जाते हुए हम जानेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस के बारे में, जो कि जून के रिलेटेड हैं, उसके बारे में न्यूज़ जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।